सर ऑडियो नहीं आ रही उससे। ऑडियो नहीं आ रहा सर इसमें। हाँ सर। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है पूरा, आप उसको पढ़ लीजिए, ऑडियो अगर आपको नहीं आ रहा है तो। आप वापस से मैं प्ले कर रहा हूँ, एक बार वापस से स्टार्ट से देख लीजिए। Sufficient funds in his bank account. Sam is worried. How can he make funds available for the car? Therefore, he decides to apply for a car loan from a bank. Sam visits the bank to apply for a loan of $50,000. The bank agrees to extend a loan of $50,000 for 3 years with an interest rate of 11% per annum. Sam requests the loan officer to inform him about his equated monthly installment or EMI for the loan repayment. The officer uses the PMT function to calculate the EMIs. For this, the loan officer creates an Excel document and enters the price of the car. Thereafter, he enters the number of years for which Sam has to pay the EMIs. The loan officer enters the 11% of interest per annum on which the bank is providing the loan amount. He uses the PMT function to calculate Sam's EMI. The PMT function computes the periodic payments for the loan. PMT function takes the following inputs: rate of interest, period of installments, loan amount. Since Sam wants to make monthly payments, the rate of interest should be calculated on monthly basis and period of installments should be converted to months. Therefore, the loan officer enters the rate of interest as B3/12 and period of installment as B2*12. He finds the result that Sam has to pay this amount monthly for 3 years. Sam decides to pay this amount monthly and takes the loan from the bank to buy his dream car. हाँ जी, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस एनिमेशन में ये बताया था कि एक कार डीलर से उसने लोन के लिए रिक्वेस्ट की, तो उसने तो लोन का जो भी था 11% रेट पे इतने ईयर्स के लिए इतनी लोन वैल्यू उसको अप्रूव हुई, तो उसने उसके लिए EMI कैलकुलेट किया। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन यूज हुआ है आपका PMT। ठीक है, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं एक्सेल पे। तो 5 लाख जो है ये आपके लिए है प्रेजेंट वैल्यू, 5 है आपके लिए ईयर्स, लोन ईयर टाइम पीरियड टोटल, और 11.25 जो है वो आपकी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ हमारे को गिवन है कि 5 लाख का लोन अगर हम लेते हैं 5 साल टाइम पीरियड के लिए, और उस पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 11.25 से लगता है, तो आपको आपकी EMI कैलकुलेट करनी है कि आपकी कितनी EMI जाएगी उस पर्टिकुलर
लोन के अगेंस्ट में, जो कि आपके लिए फिक्स रहेगी। तो उस EMI कैलकुलेशन को हम यूज करते हैं फंक्शन इक्वल्स टू PMT। PMT के अंदर आपको सबसे पहले गिवन करना है रेट। तो यहाँ पर रेट आपको जो दी हुई है 11.25% है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ये आपकी है एनुअल, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, इसलिए डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा। सेकंड आपसे NPR। NPR का मतलब यहाँ पर है कि टोटल ड्यूरेशन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है हमारे 5 इयर्स हैं, तो आपको 5 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। तो आपके लिए हो गया NPR, कॉमा। थर्ड है आपका PV, जो कि आपकी है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए क्या हो गई, तो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 5 लाख रुपए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करें। अगर डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो जब कोई चीज़ हमारे पास से जाती है तो उसके आगे अपन माइनस का साइन लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट करने के टाइम पे माइनस लगा के आपको कार लोन वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो ये क्योंकि गोइंग वैल्यू है, तो गोइंग वैल्यू हमेशा माइनस के साइन के साथ शो होती है, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको बताया, फ्यूचर वैल्यू और टाइप आपके लिए ऑप्शनल है, तो ये आपके लिए 0 रहेंगे दोनों, ब्रैकेट क्लोज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट फंक्शन, जिसमें हमने ये सारे इनपुट अपने एंटर किए हैं। जिसमें सबसे पहला हमने एंटर किया है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई हमारी 11.25, जो कि एनुअल है। इसको कन्वर्ट किया हमने मंथ्स में, तो डिवाइड बाई 12, कॉमा। सेकंड हमें देना है NPR। तो NPR हमारे लिए हो गया टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड, तो टोटल नंबर ऑफ इन मंथ्स। तो लोन वैल्यू है आपके लिए 5 साल की, तो 5 साल कन्वर्ट किया मंथ्स में, तो उसके लिए हमने सेलेक्ट किया दिस मल्टीप्लाई 12। तो ये आपका हो गया लॉन्ग टाइम पीरियड, B3 × 12। उसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट की। तो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी कार लोन वैल्यू। तो वो कार लोन वैल्यू आपने सेलेक्ट की है 5 लाख। इसके आगे मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो गोइंग वैल्यू है। तो जो पैसा हमारे पास से जाता है उसके आगे अपन माइनस लगाएंगे। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लगाता हूँ तो रिजल्ट तो सही आएगा, मगर आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हमने माइनस साइन लगाया। बाकी फ्यूचर वैल्यू और टाइप हमारे लिए 0 है क्योंकि हमें गिवन नहीं है, तो आप इसको ऑप्शनल रख सकते हो। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये जो अमाउंट आपका कैलकुलेट हुआ है 10,933, ये आपकी EMI आ गई, जो कि आप 5 साल तक हर महीने पे करोगे लॉन डिपार्टमेंट को। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो ये इस तरीके से ये हमारी EMI कैलकुलेट हो गई। तो 10,933 ये हमारा EMI अमाउंट है। अब आप इसको जब एडिट करके देख लीजिए, डबल क्लिक करके देख लीजिए इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को। सबसे पहले हमने रेट लिया है, इंटरेस्ट रेट, उसके बाद हमारा टाइम पीरियड, टोटल ड्यूरेशन, उसके बाद हमारी प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख। ये आपको सिंपल 3। अगर आप ये भी वैल्यू अगर आप एंटर नहीं करते हैं, जैसे 00 इसको हटा दो, डायरेक्ट आप एंटर करोगे, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, अमाउंट तो भी आपका एक्यूरेट आएगा। तो ये आपका EMI है
ये जो ईएमआई आया है इसके अंदर आपका पर मंथ का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो अमाउंट ऐड है वो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड है। तो 10,10,933 जो अमाउंट आपको दिख रहा है इसमें आपका प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट 1 महीने का, तो टोटल मिला के आपकी ये अमाउंट आपका मंथ का आ गया, तो ये कांस्टेंट रहेगा। अब आपको यहाँ पर आप बस यहाँ फिगर्स में चेंज करके देख लो, जैसे 5 लाख की जगह पे मान लीजिए आपने लोन वैल्यू ली 8 लाख, तो अगर आप 8 लाख का लोन लेते हो तो 8 लाख के लोन पर जो ईएमआई जाएगी वो जाएगी 17,493 की, जिसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमने 5 साल ही रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 अगर मान लो ड्यूरेशन हमने बढ़ा दिया 15 साल, तो देखो 8 लाख का लोन 15 साल के लिए अगर कोई लेता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएगा, तो उसकी जो ईएमआई कैलकुलेट होगी वो होगी 9,218। इस तरीके से ये आपका ईएमआई कैलकुलेशन है। बोलिए क्लियर, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। इसमें से इंटरेस्ट सेपरेट सेपरेट करना हो तो अभी बता रहा हूँ। अब जो हमारा ये अमाउंट कैलकुलेट हुआ, जो हमने ये ईएमआई कैलकुलेट की है दिस वन, तो मैंने आपको इसमें बताया कि 10,933.65 के अंदर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड है। तो जब हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ का अगर हमें इंटरेस्ट चेक करना हो या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो कि उस पर्टिकुलर मंथ में हमारा कितना इंटरेस्ट जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर मंथ वाइज हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। तो आईपीएमटी फंक्शन के थ्रू हम इंटरेस्ट तो आईपीएमटी फंक्शन कहता है कि दिस फंक्शन कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक और कांस्टेंट पेमेंट एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। जिस तरीके से अपन ने पीएमटी फंक्शन यूज किया, सिमिलर यही सेम फंक्शन आपका आईपीएमटी होता है, ये भी आपका फाइनेंशियल फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड टाइम का हमें अगर इंटरेस्ट चेक करना हो तो हम आईपीएमटी फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो आपका फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपका ईएमआई, और इंटरेस्ट रेट आपका सेम रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी सारी चीजें आपकी कांस्टेंट बेसिस पे ही आपका ये कैलकुलेशन होता है। जिसके अंदर आपका जैसे लोन अमाउंट है 5 लाख फिक्स है, टाइम पीरियड है आपका 5 साल तो फिक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.25 है फिक्स है, तो उस बेसिस पे आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ का इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हो आईपीएमटी फंक्शन के थ्रू। अब इस सिंटेक्स के अंदर सिर्फ एक नई चीज ऐड हो गई है, जैसे हमने पीएमटी के अंदर हमें 3 चीजें हमने गिवन की थी। पहला हमने गिवन किया था रेट, सेकंड हमने गिवन किया था एनपीआर, और थर्ड हमने गिवन किया था पीवी। यहाँ पर रेट के बाद एक नया पैरामीटर पास हुआ है जिसका नाम है पीआर। तो यहाँ पे रेट तो वही है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। पीआर यहाँ पे हो गया इट इज द पीरियड फॉर विच द इंटरेस्ट पेमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी पीआर का मतलब यहाँ पे वो मंथ नंबर आपको मेंशन करना है जिस मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो पीआर का मतलब हो गया वो टाइम मंथ या वो पीरियड जिस मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।
एनपीआर आपके लिए हो गया वही टोटल टाइम पीरियड यानी टोटल नंबर ऑफ पीरियड, पीवी आपके लिए वही हो गया सेम प्रेजेंट वैल्यू, एफवी और टाइप वही आपके लिए ऑप्शनल है। तो टोटल आपको इसमें 4 पैरामीटर आपको इसमें पास करने हैं आईपीएमटी के अंदर, रेट, पीआर, एनपीआर और पीवी। ये यहाँ पे इसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है, आईपीएमटी फंक्शन इज डिस्प्ले इन द फॉलोइंग फिगर, जिसके अंदर आपके पास लोन अमाउंट है मान लीजिए 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, नंबर ऑफ पेमेंट है आपका 12, 1 मिनट जस्ट ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फिर अपना इंटरेस्ट का है, तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ किस तरीके से अपन आईपीएमटी यूज करेंगे। तो ये सेम एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं आईपीएमटी के लिए। तो आईपीएमटी के अंदर हमें क्या क्या चाहिएगा, तो सब चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी। तो आईपीएमटी फंक्शन लिखते हैं, रेट है 11.25 डिवाइडेड बाय 12 कॉमा पीआर, तो पीआर मैंने आपको बताया जिस भी मंथ का आपको इंटरेस्ट चेक करना है वो मंथ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मंथ यहाँ पे मेंशन हो गया हमारा फर्स्ट, कि मुझे फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हमारे कितने हो गए, 30 × 12 एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गई, दिस। तो ये आपका इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा पूरा। अब जब ऐसे आप एंटर करते हैं, देखिए एंटर करते ही ये आपके सामने रिजल्ट, तो 4687.50 ये जो अमाउंट आपका कैलकुलेट हुआ है ये आपका क्या है, फर्स्ट मंथ इंटरेस्ट अमाउंट, यानी इतना अमाउंट आप पहले महीने इंटरेस्ट आपने पे किया है। तो अगर आप इस महीने में ये आपका इंटरेस्ट आ गया है, अगर आप इस मंथ में से जो आपकी ईएमआई आई है उस ईएमआई में से अगर आप माइनस कर दो आपका इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट जो आ रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो इस तरीके से ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएमआई है जो कि आपकी कांस्टेंट रहेगी, इंटरेस्ट जो आपका हर महीने का डिफरेंट कैलकुलेट होगा, बिकॉज जैसे जैसे आप प्रिंसिपल पे करते जाओगे वैसे वैसे आपकी ईएमआई पे होती जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हर मंथ का इंटरेस्ट आपका लाएगा। सिमिलर ऐसे आपका जो प्रिंसिपल है आप जैसे जैसे मंथ वाइज पे करते जाओगे तो बैलेंस प्रिंसिपल पे ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इन दोनों का जो टोटल है वो आपका ईएमआई है। अभी आपने यहाँ पे फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट आपने चेक किया, फर्स्ट मंथ का आपका इंटरेस्ट आया 4687, इसको अपन रफली यहाँ पे आप एंटर करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे ही अब फिगर को एक बार एंटर करके रख रहा हूँ। अभी मैंने ये फर्स्ट मंथ का कैलकुलेट किया है, अगर मैं यहाँ फर्स्ट मंथ की जगह पे मान लो मैंने यहाँ पे पीआर अपना चेंज करके कर दिया 12 मंथ, तो 12वें महीने का जो इंटरेस्ट है ये देखिए 12 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आया 4012, यानी जब यहाँ पहले महीने आपने इंटरेस्ट दिया अपना, आफ्टर 12 मंथ आपका जो 12वें महीने का इंटरेस्ट बनेगा वो ये कैलकुलेट होगा। तो हर महीने अपने आप रिड्यूस होता रहेगा। सेम ऐसे यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो भी अपने आप घटता रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ आपकी कैलकुलेशन यूज होती है। तो इसमें आपको बस वन टाइम आपको फॉर्मूला एंटर करना है,
उसके बाद जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाएंगे दैन वैसे वैसे ये आपका ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएशन होता रहेगा। तो जैसे अगर आप 5 लाख की जगह पे अब अगर यहाँ पे आपने 10 लाख का लोन लिया, ये देखिए, तो 10 लाख का लोन 5 साल के लिए 11.25% रेट पे आपकी जो ईएमआई कैलकुलेट होती है वो ये होती है, आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है ये होता है, और आपका प्रिंसिपल होता है ये। तो जिस भी पर्टिकुलर मंथ का आपने निकाला होगा इंटरेस्ट, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा। तो 10 लाख का 5 साल के लोन पे ये ईएमआई आपकी जाएगी 21867.31। तो इस तरीके से ये आपका फाइनेंशियल कैलकुलेशन होता है, जिसके अंदर आपके 3 फंक्शन आप यूज करते हैं, पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। सर ये जैसे 12 मंथ का इंटरेस्ट कम हो गया तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा? हाँ, यदि यहाँ पे अब जैसे अभी 13,842 आ रहा है ये प्रिंसिपल, ये देखो, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट तो यही रहेगी? हाँ ईएमआई तो फिक्स रहेगी, ये कांस्टेंट बेस पे काम करता है फॉर्मूला। ओके, ईएमआई में कोई चेंज नहीं होगा, बस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपका हर मंथ चेंज होता रहेगा। अब इसी के बेसिस पे हमारी लोन टेबल तैयार होती है। तो वो लोन टेबल कैसे तैयार होती है, तो उसको लोन एमोटाइजेशन टेबल बोलते हैं, या उसको अपन कैपिटल रिकवरी पीरियड के नाम से भी हम जानते हैं टेबल को। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे कॉलम एंटर करने हैं। पहला कॉलम हमारा हो जाएगा पीरियड, सेकंड इज बिगनिंग प्रिंसिपल, थर्ड कॉलम हमारा इंटरेस्ट, फोर्थ कॉलम प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट वन इज रिमेनिंग प्रिंसिपल। तो ये हमारे इसमें हमने कॉलम एंटर किए हैं। पहला कॉलम हो गया पीरियड, सेकंड कॉलम हो गया बिगनिंग प्रिंसिपल, थर्ड हो गया इंटरेस्ट पेड, फोर्थ हो गया प्रिंसिपल पेड, और फिफ्थ हो गया हमारा रिमेनिंग प्रिंसिपल। अब इसमें हमें जो लोन टेबल तैयार करनी है वो किस तरीके से तैयार होगी, तो इसके लिए ये हम सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको 5 लाख कर देता हूँ। 5 लाख का लोन अगर हम 5 साल के लिए लेते हैं 11.25 रेट पे, तो आपकी ईएमआई जो कैलकुलेट हो रही है वो हो रही है 10,933। अब आपको इसकी पूरी 5 साल की लोन टेबल तैयार करनी है, जिसमें आपको हर मंथ वाइज कैलकुलेट करना है कि किस मंथ में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, किस मंथ में कितना प्रिंसिपल जा रहा है, और आफ्टर पेड कितना हमारे पास रिमेनिंग प्रिंसिपल बच रहा है। तो ये आपको 1 to 60 मंथ का आपको तैयार करना है। जैसे ही आपका 60 मंथ कंप्लीट होता है तो 60 मंथ पे आपका जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है वो आपका 0 हो जाएगा, मतलब आपका टोटल लोन अमाउंट आपका पेड हो जाएगा। तो वो लोन टेबल के थ्रू हमें कैलकुलेट करनी है पूरी। तो उसके लिए हमें क्या क्या इसमें यूज करना है, तो हमने उसके लिए 5 ही कॉलम लिए, पीरियड, बिगनिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट पेड, प्रिंसिपल पेड एंड रिमेनिंग प्रिंसिपल। पीरियड के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपका लोन ड्यूरेशन, तो 1 to 60 मंथ्स, बिकॉज 5 ईयर्स है तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 मंथ्स। तो आप यहाँ पे 1 से लेके 60 तक इसको ड्रैग कर देंगे। ये आपने 60 तक ड्रैग कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है आपका बिगनिंग प्रिंसिपल। इस बिगनिंग प्रिंसिपल में आपका स्टार्टिंग लोन अमाउंट, जो प्रेजेंट लोन अमाउंट है आपका वो है 5 लाख, वो आप 5 लाख रुपए एंटर कर देंगे। देन आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि आपका फर्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा आईपीएमटी से। तो आपको फंक्शन लगाएंगे सिंपल, आईपीएमटी
रेट हो गया 11.25, इंटरेस्ट रेट है जो कि एनुअल है, उसको कन्वर्ट किया मंथ से। पी आर आपके लिए क्या हो गया, मंथ नंबर। तो मंथ नंबर हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं पीरियड में, 1 2 3 4 ये सारे हमारे मंथ्स हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट, आपको यहाँ मैनुअल नहीं लिखना, कॉमा। एनपीआर क्या हो जाएगा आपका, तो एनपीआर आपका टोटल ड्यूरेशन है तो वो है 5 into 12. मल्टीप्लाई 12, देन कॉमा, और प्रेजेंट वैल्यू है आपकी लोन की जो कि आपकी कार लोन वैल्यू है 5 लाख, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ इंटरेस्ट का। सिमिलर ऐसे ही प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पीपीएमटी। पीपीएमटी में वही सेम, सबसे पहले रेट 11.25 कन्वर्ट 12, पी आर आपका हो गया वही मंथ, दिस टोटल मंथ्स, तो टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, और प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 5 लाख। जब आप एंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। तो जो मैंने आपको माइनस करके बताया था सिंपल ईएमआई में से इंटरेस्ट, तो भी आपका यही प्रिंसिपल आया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने विद फॉर्मूला आपको पीपीएमटी फॉर्मूले के थ्रू आपको मैंने बताया, तो वो भी सेम फिगर आएगा। तो दोनों कैलकुलेशन आप कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। देन उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है रिमेनिंग प्रिंसिपल कि रिमेनिंग कितना बचा। तो जो आपका टोटल अमाउंट था बिगनिंग, उसमें से आपने फर्स्ट मंथ इतना प्रिंसिपल चुका दिया है, तो आपका बचा प्रिंसिपल कितना है, तो दिस माइनस दिस, यानी बिगनिंग प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल पेड अगर हम कर दें तो वो आपके लिए क्या आ जाएगा, रिमेनिंग प्रिंसिपल आ जाएगा। एंटर करा, ये आपका कैलकुलेट हुआ अमाउंट आफ्टर फर्स्ट मंथ, जो आपका रिमेनिंग बचा है, नहीं इतना अमाउंट अभी आपको लोन पे करना है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये जो रिमेनिंग है ये आपके लिए हो जाएगा सेकंड मंथ के लिए बिगनिंग, ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट मंथ एंड पे बच रहा है, तो सेकंड मंथ स्टार्टिंग में आपका रिमेनिंग कितना हो गया, तो वो आपका हो गया दिस अमाउंट। तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करें, सीधा इक्वल लगा के हम ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमने इसको ये लिंक ऐड कर दिया। Yes. अब देन सेकंड मंथ का भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सेकंड मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सेम फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे आईपीएमटी, वापस से वही रेट लेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ऐसा तो है नहीं कि अब मैं हर महीने ऐसे मैनुअल कैलकुलेट करता रहूंगा, जैसे चलो 5 साल का लोन है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 5 साल तक हर बार ये फॉर्मूला एंटर करूँ एक एक मंथ के लिए, आईपीएमटी फिर पीपीएमटी फिर ये सारी कैलकुलेशन। तो इसको तो मैं चाहता हूँ कि सिंपल मैं अगर ड्रैग करूँ तो अपने आप सब फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट मंथ्स के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। Yes, sir. तो जो यहाँ पे हमने रेट सेलेक्ट किया है वो सभी के लिए कॉमन है, फिक्स है। तो ये 11.25 जो एड्रेस आया B4 उसको कर दिया एब्सोल्यूट, डिवाइड बाय 12। उसके बाद कॉमा PR, तो PR आपका क्या हो गया, पीरियड किस टाइम पीरियड का है, तो वो है दिस। इसको हम एब्सोल्यूट नहीं करेंगे बिकॉज ये हर मंथ चेंज होगा, तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट नहीं करना, कॉमा। फिर है आपका एनपीआर, एनपीआर आपका वही ड्यूरेशन है, ये भी आपका फिक्स है, तो इसको भी आप सेलेक्ट करके एब्सोल्यूट कर दोगे, मल्टीप्लाई 12 एंड प्रेजेंट वैल्यू वो भी आपकी फिक्स रहेगी 5 साल, वो सॉरी 5 लाख, तो ये भी आपकी एब्सोल्यूट हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। आप एंटर करेंगे, ये आपका सेकंड मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। देन यही चीज आपको पीपीएमटी फॉर्मूले में करनी है। रेट आपका हो गया फिक्स, तो एब्सोल्यूट, पीआर आपका चेंज होता रहेगा इसलिए एब्सोल्यूट नहीं करना, एनपीआर आपका हो गया ड्यूरेशन फिक्स है, एंड प्रेजेंट वैल्यू भी आपकी फिक्स है, एंटर। उसके बाद रिमेनिंग, तो रिमेनिंग सेम, बिगिनिंग माइनस प्रिंसिपल पेड, ये आपका रिमेनिंग आ गया। अब आपको क्या करना है, बस सेकंड मंथ वाले फिगर्स को सेलेक्ट करना है, चारों को, बिगिनिंग से लेके रिमेनिंग प्रिंसिपल तक को, और नीचे ड्रैग करना है।
जैसे ही आपने ड्रैग किया, अब आप कैलकुलेशन देखो नीचे 60 मंथ पे जाके, ये देखिए 60 मंथ पे आपका प्रिंसिपल जो रिमेनिंग है वो आपका 0 आ रहा है, बिकॉज 60 मंथ कंप्लीट होते ही आपको अब उसके बाद 1 रुपया भी पे नहीं करना, तो यानी आपने पूरा प्रिंसिपल पे कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर ये 60 मंथ पे 0 नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो कोई भी आपकी लोन एमोटाइजेशन टेबल आपको देखनी हो, तैयार करनी हो, तो आप इस फॉर्मूला को आप इसमें इनपुट करके रखो, आप यहाँ चेंज करोगे, अपने आप उसके बेसिस पे ये लोन टेबल अपने आप तैयार हो जाएगी। अगर आप यहाँ 3 लाख का लोन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 लाख के लोन के अकॉर्डिंग टेबल तैयार होगी। यहाँ पे 60 मंथ पे हो रही है टेबल कंप्लीट, क्योंकि अपन ने ड्यूरेशन 5 ईयर्स लिया है। मान लो यहाँ ड्यूरेशन अगर अपन 4 ईयर्स लेते हैं तो 4 ईयर्स का मतलब कितना हो गया, 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स पे जाके कंप्लीट हो गया। देखो तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से, तो ये आपके फॉर्मूला है। तो नॉर्म बेस्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको इसमें फंक्शन का और रेफरेंस का खासकर ध्यान रखना है। ओके सर। सबको क्लियर? कोई डाउट? यस नो सर। सर। No, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है जो भी अभी आपको अपन पढ़ रहे थे फॉर्मूले के अंदर, टोटल ड्यूरेशन, टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड। तो किसी भी लोन या किसी भी इन्वेस्टमेंट का अगर हमें ये देखना हो कि ये कितने टाइम पीरियड में हमारा पे होगा, तो वो आप नंबर ऑफ पीरियड अगर आपको किसी के कैलकुलेट करने हो तो उसके लिए हम एनपीआर फंक्शन यूज करते हैं। तो एनपीआर फंक्शन return the number of periodics return the number of periods for an investment based on periodic constant payments and a constant interest rate, जिसका टाइम पीरियड फिक्स है, जिसका टाइम पेमेंट आपका मंथली फिक्स है और जिसपे इंटरेस्ट रेट फिक्स है। मतलब आपका ईएमआई जो आपने कैलकुलेट किया है, जो टोटल लोन वैल्यू है और उसमें जो इंटरेस्ट रेट वैल्यू है, वो अगर आपकी कांस्टेंट है तो उस बेसिस पे आप उस इन्वेस्टमेंट का टोटल रिटर्न टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। वो आपका होता है एनपीआर। एनपीआर के अंदर यहाँ पे हमें 3 चीज हैं जो हमें इनपुट एंटर करनी है, जो कि कंपलसरी है। फर्स्ट इज रेट, सेकंड इज पीएमटी एंड थर्ड वन इज पीवी। अब आपको रेट का पता ही है, जैसा भी अपन ने देखा सभी में, रेट आपके लिए होगी इंटरेस्ट रेट। पीएमटी, तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमें पीएमटी देना है। पीएमटी मतलब जो हमने ईएमआई कैलकुलेट किया है ना, यानी जो हमारा पीएमटी फंक्शन के थ्रू हमने जो कैलकुलेशन किया है, तो वो अमाउंट जो भी आया वो हमें इसमें पीएमटी एंटर करना है। तो इट इज अ पेमेंट दैट इंक्लूड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी जो हम ईएमआई कैलकुलेट कर रहे थे उसके अंदर जो आपका अमाउंट कैलकुलेट हुआ था उसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड था। तो आपको वो फिगर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो आपका पीएमटी आपको उसमें गिवन करना है कि आपका मंथली अमाउंट कितना जा रहा है। पीवी आपका जो कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, वो आपके लिए पीवी आपको इसमें एंटर करना है।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि एनपीआर कैसे इसमें कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे एक आप मंथली पेमेंट आप कर रहे हो 1000 डिपॉजिट, जिसपे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है और जो आपकी लोन वैल्यू है वो है 50,000। तो आपको पता करना है कि आपका ये लोन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यूज़ किया फंक्शन NPER। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 55 मंथ्स, इट इज मंथ्स। ठीक है, तो यानी आप अगर 50,000 का लोन अगर आप ले रहे हो 4% इंटरेस्ट पे, जिसमें आप 1000 रुपीज़ मंथली अगर आप डिपॉजिट करा रहे हो, तो आप 55 मंथ के अंदर ये अमाउंट आपका डिपॉजिट हो जाएगा। देखिए अब इसको कैलकुलेशन, देखिए यही सेम एग्जांपल ले लो, आपको इसी से क्रॉस चेक हो जाएगा। 3 लाख का लोन 4 साल के लिए 11.25 पे लिया तो ईएमआई गई इतनी। ठीक है, मान लीजिए अब हमारे पास ये पीरियड वाला कॉलम नहीं है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कार लोन, रेट और ईएमआई। उस बेसिस पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आपका एनपीआर। तो कैसे कैलकुलेट हुआ, इक्वल्स टू एनपीआर, रेट है 11.25 डिवाइडेड 12, पीएमटी कितना पीएमटी जा रहा है आपका मंथली, मंथली अमाउंट जा रहा है दिस वन। ठीक है, तो ये आपका माइनस लगेगा क्योंकि पीएमटी आपके पास से पैसा जा रहा है, तो गोइंग वैल्यू कॉमा पीवी कितना है आपका, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है लोन की, 3 लाख, बस ब्रैकेट क्लोज। देख लो ना आंसर कितना आ रहा है, 48। तो ये 48 क्या है, आपके मंथ्स हैं। अगर आप अपना वापस उसको अनाइट करके देखो तो आपका यहाँ पे ड्यूरेशन था 4 इयर्स, मतलब मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 48 मंथ होता है। तो ये आपका क्रॉस चेक हो गया आंसर। तो एनपीआर से आप अपना टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन, आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी लोन के अगेंस्ट में, इन्वेस्टमेंट में कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें उसका रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे 48 मंथ्स के अंदर हम उसको डिपॉजिट कर देंगे। तो ये आपका फंक्शन ओके होता है एनपीईआर। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट जो फंक्शन है, लास्ट इसका एक फंक्शन और है जिसको हम बोलते हैं एफवी फंक्शन। एफवी फंक्शन का जो यूज होता है वो होता है फ्यूचर वैल्यू के लिए। फ्यूचर वैल्यू किसी भी लोन और किसी भी इन्वेस्टमेंट की अगर हमें फ्यूचर वैल्यू हमें घर में पता करनी हो कि कितना हमें फ्यूचर में अमाउंट रिटर्न मिलेगा, तो उसके लिए हम एफवी फंक्शन काम में लेते हैं। तो एफवी फंक्शन इज कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन एन इंटरेस्ट रेट एंड अ कांस्टेंट पेमेंट शेड्यूल। तो ये फंक्शन आपका फ्यूचर वैल्यू है जिसके थ्रू हम किसी भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसका अगर हमें रिटर्न देखना है कि 5 साल या 10 साल बाद हमें कितना मिलेगा, तो वो अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू से। तो फ्यूचर वैल्यू का जो सिंटैक्स है उसके अंदर हमें गिवन करना होता है रेट, फिर होता है आपका एनपीआर, फिर होता है आपका पीएमटी, फिर होता है पीवी और फिर टाइप। तो पीवी और टाइप यहाँ पे ऑप्शनल है। ठीक है, तो पीवी जब यूज होगा, जब आपका लमसम अमाउंट आपका यूज होगा, तो विच यू वांट टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू और उसमें टाइप जो होता है आपका आर्गुमेंट, वो आपका पीएमटी फंक्शन और रेट एनपीआर, ये 3 फंक्शंस के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। रेट आपका हो गया वही सेम इंटरेस्ट रेट, एनपीआर आपका हो गया वही टोटल टाइम पीरियड, पीएमटी हो गया पेमेंट इंक्लूड द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो ये आपके तीनों आर्गुमेंट आपको इसमें पास करने हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, तो एक एग्जांपल हम इसमें एक ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं सेम।
इस एग्जाम्पल में हमें बताया हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हमने किया, मान लीजिए उस इन्वेस्टमेंट का टोटल हमने इन्वेस्टमेंट लमसम हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो था हमारा 50,000 का, ठीक है। तो उस 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था 6%। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है और उसका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड हमने 30 ईयर्स है। तो 30 साल के लिए अगर हम 50,000 का इन्वेस्टमेंट करें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा आफ्टर 30 ईयर्स। तो आफ्टर 30 ईयर्स अगर हम देखें तो उसका जो रिटर्न है वो कितना है, 2,87,174 रुपीज़। तो ये आपका कैलकुलेशन हुआ है। सेम आप इसको कैसे भी ले सकते हो, जो कि आपका पीरियोडिक जो भी आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको रेट बताया, एनपीआर आपका ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप कैसे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी एग्जांपल को अगर हम ले 50,000 6% 30, 50,000 हमारे लिए ये हो गया, 6% हमारे लिए रेट हो गया, 30 हमारे लिए हो गया। तो आपको उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया एफ वी के अंदर हमारा रेट हो गया 6%, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। ये एनुअल है इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे मंथ्स में, ध्यान रखिएगा ये चीज़। कॉमा एनपीआर आपको कितना दिया हुआ है 30, कॉमा थर्ड क्या पूछ रहा है आपसे, पीएमटी। तो पीएमटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, यहाँ पे पीएमटी आपको नहीं दिया हुआ। यानी आप एक तो हो गया लमसम पेमेंट कर रहे हो और एक होता है कि आप मंथली कोई इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। तो मंथली कोई डिपॉजिट नहीं कर रहे स्कीम में, आपका लमसम आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पीएमटी आपका 0 हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई आपकी, तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी है 50,000 ब्रैकेट क्लोज। जब आप इसको एंटर करोगे देखिएगा आपका रिटर्न, तो ये आपका रिटर्न आया 2,87,174। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका यूज़ होगा जिसको हम बोलते हैं एफ वी फंक्शन, फ्यूचर वैल्यू। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है। इसी जगह पे चाहे आप एक से लीजिए कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको 5% से आपको रिटर्न मिल रहा है, 10 ईयर्स का वो इन्वेस्टमेंट है, आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू। तो आप एफ वी आपके लिए रेट हो गया 5%, ठीक है। एनपीआर आपका हो गया ड्यूरेशन, सॉरी इसको डिवाइड बाय 12 नहीं करना है मेरे को, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 5% रहेगा सिंपल, कॉमा एनपीआर आपका हो गया 12 और पीएमटी आपको 0 है और प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 1628 रुपीज़ आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू होता है। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा माइंड्स में आपके यूज़ होते हैं, एफ वी, एनपीआर, आईपीएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक। अब आपको एक छोटा सा मैं टास्क दे रहा हूँ इसी में, यहाँ पर ये जो मैंने आपको ये लॉन टेबल आपको कैलकुलेट करके बताई है, आपको इसी लॉन टेबल को विदाउट आईपीएमटी और पीपीएमटी फॉर्मूला यूज़ किए बिना करनी है। यानी ये मेरा ये एग्जांपल है, मान लीजिए 5 लाख का ले लेते हैं हम, वही सेम 5 साल का, ठीक है। उसके ऊपर मैंने आपको ये EMI कैलकुलेट लॉन टेबल तैयार की थी जिसमें 60 मंथ में जाके आपका यहाँ पे रिमेनिंग 0 हो रहा था। आपको भी यही सेम कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो दो मैंने फॉर्मूले यूज़ किए इंटरेस्ट पेड में और प्रिंसिपल पेड में, इन दो फॉर्मूलों को हमें यूज़ नहीं करना।
इन दोनों फॉर्मूलों को बिना यूज किए हुए मेरे को ये लॉन टेबल तैयार करनी है। ये सेम फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला जो है आईपीएमटी और पीपीएमटी यूज नहीं होगा, क्योंकि आईपीएमटी और पीपीएमटी से मैंने आपको करके बता दिया। एक बार आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर लेना इसको। देन जो मेरा आपको जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो ये है कि आपको आईपीएमटी और पीपीएमटी मतलब ये दो फॉर्मूले आपको इस जगह पे यूज नहीं करने। तो इन दो फॉर्मूलों के बिना यूज किए हुए बिना आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो आपको सोचना है, और ये लॉन टेबल आपको तैयार करके मुझे बतानी है। यहाँ पे रिमेनिंग आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? यस सर। ठीक है, मैं ये फाइल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ मुझे कल आप लोग अपना अपना सब मेरे को रिवर्ट करेंगे मेल पे, सेम सब लोग। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले मेरे पास कल तक मेल आ जाना चाहिए। अच्छा सॉरी, कल की एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, कल नहीं कल क्लास नहीं हो पाएगी, मुझे कुछ इमरजेंसी है, कुछ काम है, तो नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को लूँगा, सॉरी थर्सडे को लूँगा। ओके सर। ठीक है, चलिए। और उससे पहले तक का, हाँ सर बोलिए। सर ना, एक वो आपने बताया था कि कोई बुक है वो मेल पे आएगी आपके, तो कोई अभी तक ऐसा कोई मेल नहीं आया है। सर उसके लिए एक बार आप सर से बात कर लो। सर उन जिन आपने फीस किनको डिपॉजिट कराई थी? क्या नाम है उनका सर, आप थोड़ा एक बार बताइए मुझे। नरेंद्र? एग्जैक्ट पता नहीं सर, ये नहीं है। रुद्रेश सर? हाँ रुद्रेश सर को करवाइए। अच्छा सर, बुक तो का मैंने उनसे बात भी करी थी, तो हाँ वो बोले कि ना आप एक बार सर ऐसा से बात करिए कर ना, लेना, कुछ ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने या भेजा तो है आप कुछ ईमेल आईडी में अपडेशन नहीं है, आप तो कुछ सेंटर करके आ बोला। सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं सर मुझे उनसे कुछ मीटिंग भी करनी है, तो मैं आऊंगा कल या परसों सेंटर आऊंगा। हाँ तो आप वेडनेसडे को आ जाऊँ सेंटर। आप कल तो मैं मिलूंगा नहीं, चाहे आप थर्सडे को आ जाइएगा, परसों हाँ मैं आप, फिर थर्सडे मैं, को आ जाऊंगा सर। हाँ तो मैं तभी बुक दे दूंगा, फिर आपको फिजिकल बुक ही दे दूंगा आपको डायरेक्ट। वो चलिए मेरे कोई नहीं पास सर, भी नहीं ठीक है है सर। सर। हाँ जी, नहीं आई है। आप सर लोगों मेरी की भी नहीं बुक, है। आप लोगों की बुक्स में तो टाइम लगेगा। आई थिंक आप लोग है ना, उसके लिए एक बार बात कर लेना नरेंद्र सर से रिगार्ड, एक बार सर जो अकाउंटेंट हैं वो उनसे बात कर लेना एक बार आप। सर हाँ जी, मेरा तो इन सबसे पहले का है रजिस्ट्रेशन। नहीं वो आपकी बात ठीक है, उसके लिए आप नरेंद्र सर हैं अकाउंटेंट, जो आपको फीस के रिगार्डिंग कॉल करेंगे या जो भी है, तो आप उन्हीं को बोलना है इस चीज़ के लिए ना, बुक्स के लिए। सर फीस डिपॉजिटेड है मेरी तो ऑलरेडी। मैं उसके लिए नहीं कह रहा ब्रदर, मैं ये कह रहा हूँ आप नरेंद्र सर अकाउंटेंट हैं, उनसे बात करना बुक्स के रिगार्डिंग। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके।